So hi there everyone, in this video we'll discuss about ankylosing spondylitis जिसका दूसरा नाम है एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी या फिर मैरी स्टम्पल डिसीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाइन की जनरल एनाटॉमी के बारे में, पैथोलॉजी एंड एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इन डिटेल। मोरओवर हम डिफरेंट जो रेडियोग्राफ्स होते हैं, जो रेडियोग्राफिकल चेंजेस आते हैं एक्सरे में, एमआरआई में, उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो चेंजेस आते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, बिकॉज इट इज मोर प्रेवलेंट इन मेल्स। एंड इसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट या फिर क्या मेडिकल ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स में दिया जाता है टू स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो आइए शुरू करते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले इस कंडीशन के जनरल आइडिया लेने के लिए हम एक केस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब आपके पास एक पेशेंट क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा तो आप किस बेसिस पे डायग्नोस कर सकते हैं कि उस पेशेंट को ये पर्टिकुलर कंडीशन है या नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक जनरल केस ये हो सकता है कि आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट करेगा जिसकी एज होगी अराउंड 20 to 45 ईयर्स ऑफ एज एंड प्रोबेबली ए मेल। और पेशेंट जो होगा वो कंप्लेन करेगा कि जब वो सुबह सोकर उठता है तो उसकी कमर में और बेसिकली जो लोअर बैक रीजन है, लंबोसेक्रल रीजन है, वहां पे उसको पेन बहुत ज्यादा होता है। और वो पेन धीरे धीरे जैसे पेशेंट एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है या फिर पेशेंट उठ के चलना स्टार्ट करता है या फिर हॉट वाटर से शावर लेता है, तो उसके बाद वो पेन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन सुबह के टाइम, और यू कैन सी हिज पेन इज मोर ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड, मतलब सोते टाइम या फिर सुबह उठता है उस टाइम ज्यादा पेन हो रहा है एज कम्पेयर टू द वर्किंग कंडीशन। मतलब जब मूवमेंट में है, जब भी या फिर कोई हॉट वाटर बाथ ले रहा है तो उस कंडीशन में उसका पेन कम हो जाता है। साथ में पेशेंट ये भी प्रेजेंट कर सकता है कि उसको जो है आई में जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है, या फिर उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या फिर उसको ऐसा फील होता है कि उसकी चेस्ट जो है स्टिफ है बहुत ज्यादा। और मोरओवर पेशेंट कैन आल्सो कंप्लेन कि जब पेशेंट सुबह उठता है तो दर्द के साथ साथ उसको ये भी लगता है कि जब वो आगे झुकना चाह रहा है या फिर पीछे जाना चाह रहा है, बेसिकली देयर इज अ रिडक्शन ऑफ द मूवमेंट इन पर्टिकुलरली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यू कैन से। मतलब कि उसको स्टिफनेस हो रही है साथ में अलोंग विद पेन। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन जो कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा। पेशेंट प्रोबेबली मेल होगा जिसकी एज 20 to 40 ईयर्स के बीच में होगी। दूसरा पेशेंट कहेगा कि रेस्ट के टाइम पे, मतलब सुबह उठता है तो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है मोर देन 30 मिनट्स विद पेन, एंड हिज पेन सबसाइड्स विद एक्टिविटी एंड विद hot water bath, you can say. Moreover, he or she may have some extra articular symptoms as well in the later phase of the disease. So अब बात करते हैं, ये एक जनरल सिनेरियो है डिसीज का। जब भी आपके पास कोई पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग फेज में ये कंडीशन लेके ही प्रेजेंट करता है, क्योंकि as the name of the disease suggests, the axial spondyloarthropathy ये एक ऐसी कंडीशन है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून सॉर्ट ऑफ कंडीशन है जो कि एक्सियल जॉइंट्स, एक्सियल मतलब जो भी जॉइंट हमारी बॉडी के सेंटर में है उनको अफेक्ट करने वाली कंडीशन है। एंड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जॉइंट जो इस डिसीज में आता है, मतलब ये डिसीज सबसे पहले उस जॉइंट को अफेक्ट करती है, उसका नाम है सैक्रोइलियक जॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट जॉइंट दैट टेंड्स टू बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीज। इसलिए ही पेशेंट प्रेजेंट करता है लोअर बैक पेन के साथ एज ए प्राइमरी सिम्टम एंड स्टिफनेस ऑफ द लोअर बैक issue particularly. Moreover, ये जो कंडीशन है 1818 में डॉक्टर बेंजामिन ब्रोडी ने जो है इसका नाम दिया था, इस पर्टिकुलर कंडीशन का, उसको एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर शॉर्ट फॉर्म में एएस बोलते हैं। मोरओवर, जो एक टर्म आपने सुना होगा, कुछ टेक्स्ट बुक्स में मेंशन किया जाता है, मैरी स्टम्पल डिसीज। 1987 में एक जर्मन फिजिशियन थी जिनका नाम था मैरी स्टम्पल। उन्होंने इस डिजीज की जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि प्रीडोमिनेंस इसका मेल में ज्यादा है, 20 to 40 ईयर्स की एज में होता है, स्टिफनेस होती है, लो बैक पेन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग जो है डिसीज की उन्होंने बताई थी 1987 में। इसलिए कभी कभी कुछ टेक्स्ट में उनके नाम से भी डिसीज को जाना जाता है, उसको बोलते हैं मैरी स्टम्पल डिसीज। एंड लास्ट नेम इज बर्नआउट डिसीज। बर्नआउट डिसीज इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये डिसीज एंड टाइम पे एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी प्रोग्रेस कर जाती है कि योर स्पाइन टेंड्स टू गेट स्टिफ। उसके बाद पेन तो डिक्लाइन जो होगा वो होगा, लेकिन मूवमेंट पे डिक्लाइन हो जाएगी, उसके बाद ये और फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इसको बर्नआउट डिसीज भी बोला जाता है। और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अब तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसी मेडिकेशंस और ऐसी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं जो कि
इसकी प्रोग्रेशन को कम कर सकती हैं विद टाइम। मोरओवर ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसकी वजह से एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक क्रिएट करती है, ये हाइपोथेसिस दी गई है, और वो क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आता है तो हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारे कार्टिलेज हैं वो जॉइंट्स के वो अफेक्ट होते हैं, जो हमारा कोलेजन फाइबर्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करके उनको फाइब्रोस्ड कर देती हैं। फाइब्रोस होने की वजह से जो उनका नॉर्मल जो कॉम्प्लायंस था वो डिक्रीज हो जाता है और वो स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्टिफनेस, पेन ऐसी कंडीशन आने लगती है। एंड मोर ओवर आपने एक नाम सुना होगा HLA-B27 जिसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोला जाता है। ये कुछ मार्कर्स होते हैं, HLA कुछ मार्कर्स होते हैं जो कि हमारे ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर मिलते हैं, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को बेसिकली डिनोट करते हैं कि कौन सा अपना सेल है और कौन सा फॉरेन बॉडी है। तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक तरह से टैगिंग होती है HLA की। लेकिन HLA-B27 जो एक ऐसा टैग मार्कर है, एक ऐसा HLA है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, जो कि सिर्फ कॉमन जनरल पॉपुलेशन में देखा जाए तो सिर्फ 1% लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम एज फार एज द पीपल विद AS इज कंसर्न तो 85 to 95% लोगों में HLA-B27 पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसलिए देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ HLA-B27 एंड दिस डिसीज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसलिए HLA-B27 को एज ए मार्कर भी कुछ जो है गाइडलाइंस यूज करती हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज, क्योंकि इस डिसीज का जो पूरा डायग्नोसिस है वो फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम्स, हिस्ट्री एंड लैब डायग्नोसिस विद रेडियोग्राफिकल डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। और पर्टिकुलर इस कंडीशन जो है ये मेल्स में मेल्स प्रीडोमिनेंट है 3:1 में। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं कि एक 4 स्टेजेस देखने को मिल रही है, और जिसमें कि आप देख पा रहे हैं जो नॉर्मल डिस्क स्पेस है, डिस्क स्पेस मतलब जितनी भी वर्टिब्रेज होती हैं उनके बीच में एक डिस्क होती है। वो डिस्क जो होती है हेल्प करती है आपको पर्टिकुलर मूवमेंट में। और जैसे जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि डिस्क जैसे जैसे इरोड होती जा रही है, जो हमारे जो वर्टिब्रल जॉइंट्स है उनका लाइनिंग जो है डिस्क के जो ऊपर एंड प्लेट्स होती है, ये वाला रीजन जो रेड कलर से मार्क किया गया है, ये धीरे धीरे जो है स्क्लेरोसिस होते जा रहे हैं, डिस्क स्पेस रिड्यूस होता जा रहा है, और एक के ऊपर हर वर्टिब्रेज के बीच में जो स्पेस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। स्पेस कम होने के साथ साथ वर्टिब्रेज आपस में जुड़ रही हैं, जिसको सिंडेस्मोसिस बोला जाता है या फिर एंकाइलोसिस बोला जाता है। तो वर्ड एंकाइलोसिस मतलब आपस में जुड़ना, एंकाइलोसिस होना मतलब कि फिक्स फ्यूज होना, फ्यूज होना मतलब एक दूसरे से जो है जुड़ जाना। उसके बाद फ्यूज जॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जब डिसीज अपने सीवियर लेवल पे पहुंच जाती है, मतलब डिसीज जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है तो हमारी जो वर्टिब्रल्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं। और जब वर्टिब्रल्स एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगी तो आपको एग्जांपल के तौर पे जो है शुगर केन का एग्जांपल दिया गया है, या फिर एक बैम्बू स्पाइन जो होती है, बैम्बू ट्री जो होता है उसकी जो आप देखते हैं उसका जो अपीयरेंस है वो इसी तरह से होता है जैसे हमारी स्पाइन बन चुकी है, कि जो स्पाइन जो हमारी वर्टिब्रल्स थी पहले मूवेबल थी, अब वो बिल्कुल बैम्बू ट्री की तरह फिक्स हो गई हैं। इसलिए इसको बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस भी बोला जाता है जब ये डिसीज एक अपने एडवांस लेवल पे आ जाती है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि डिस्क स्पेस रिड्यूस हुआ, डिस्क धीरे धीरे श्रिंक कर गई, जो आपके जॉइंट्स थे उसमें सिंडेस्मोफाइट बने। सिंडेस्मोफाइट और ऑस्टियोफाइट दो चीजें होती हैं। ऑस्टियोफाइट्स आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। ऑस्टियोफाइट्स बेसिकली बोनी मार्जिन्स होते हैं या फिर एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होती है, लेकिन सिंडेस्मोफाइट इस टाइप के ऑस्टियोफाइट होते हैं जो कि दो बोन्स को आपस में जोड़ देते हैं, उसको बोला जाता है सिंडेस्मोफाइट। वेयर एज योर ऑस्टियोफाइट डजंट जॉइंस टू बॉन्ड, मतलब वो दो बोन को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सिंडेस्मोफाइट दो बोन को जोड़ देते हैं, लेकिन बोथ आर बोनी ग्रोथ। देखा जाए तो दोनों बोनी ग्रोथ ही है। तो जब ये सिंडेस्मोफाइट बनने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप थर्ड इमेज में देख पा रहे हैं, तो वो एक दूसरे वर्टिब्रल्स को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो जो मोबिलिटी थी इसकी पहले, अब वो रिड्यूस हो गई, अब बोन एक स्ट्रेट फिक्स हो जाती है, तो इसलिए इसको बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस बोला जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि एग्जैक्ट इटियोलॉजी जो है इस डिसीज की वो अननोन है। एंड माय डियर व्यूअर्स, एक फिनोमेना है क्रॉस रिएक्टिविटी का, जिसको पहले भी हमने कोई डिसीज में डिस्कस किया है, लाइक GBS,
एंड योर आपका जो रेनॉल्ड फिनोमेना होता है उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है कभी कभी कुछ कंडीशन में जहाँ पे ऑटोइम्यूनिक फिनोमेना हो, या फिर आपका जोन्स जो क्राइटेरिया दिया जाता है हमारे रियोमेटिक फीवर के लिए उसके अंदर भी क्रॉस रिएक्टिविटी का फिनोमेना होता है। वही क्रॉस रिएक्टिविटी का फिनोमेना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखा गया है आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ क्लेब्सिला। क्लेब्सिला की इन्फेक्शन हुआ किसी पेशेंट को, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी, उन एंटीबॉडीज की जो बेसिकली एंटी डी आर डी एंटीबॉडीज होती है, ये एंटीबॉडी हमारा जो अपना कोलेजन है, कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 2, कोलेजन टाइप 3 जो कि हमारे जॉइंट्स में मिलता है अलग अलग, उन और लिगामेंट्स में होता है, उन लिगामेंट्स और जॉइंट के कोलेजन को ये एंटीबॉडीज समझती हैं कि ये फॉरेन बॉडी है। क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से ऑटोइम्यूनिक फिनोमेना बनता है, और वो ऑटोइम्यूनिक फिनोमेना जो है ये अफेक्ट करने लगती है अपने सेल्स को। सबसे पहले वहां कॉज करती है साइनोवाइटिस, मतलब जो साइनोवियम होती है हमारे एसआई जॉइंट की, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि वहां पे इंट्राल्यूकिन्स निकलते हैं, इंट्राल्यूकिन्स के साथ प्रोटीजेस निकलते हैं। प्रोटीजेस आर दोज एंजाइम जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, जो कोलेजन को डिग्रेड करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कार्टिलेज की लेयर डिग्रेड हो जाती है तो बोनी इरोजन देखने को मिलता है। बोनी इरोजन मतलब बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसकी रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी वहां पे और ज्यादा मिनरलाइजेशन कराती है, मतलब कि स्क्लेरोसिस कराने की कोशिश करती है। उस क्लोरोसिस के चक्कर में जो रिएक्टिव स्क्लेरोसिस हुआ तो बोन आपस में फ्यूज कर जाती है, और फाइनली जब जॉइंट का मतलब क्या है, जॉइंट का मतलब है कि एक बोनी का एक बोन सरफेस दूसरे बोन सरफेस से मूवेबल एक आर्टिकुलेशन है। लेकिन अब एक बोन को हम एक जॉइंट को हम दूसरे जॉइंट सरफेस से अगर जोड़ देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसको बोला जाता है एंकाइलोसिस। और स्पॉन्डाइलिटिस इसलिए बोला गया है क्योंकि स्पॉन्डाइल वर्ड यूज किया जाता है स्पाइन के लिए, आइटिस वर्ड यूज किया जाता है इन्फ्लेमेशन के लिए। एक्स इसलिए बोला गया है एंकाइलोसिस मतलब जॉइंट्स का जुड़ना, स्पॉन्डाइलो वर्ड यूज किया गया स्पाइन के लिए, आइटिस मतलब फॉर इन्फ्लेमेशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 मार्कर द मोस्ट पोटेंट, जो कि मोर देन 85% केसेस में देखने को मिलता है इन पीपल सफरिंग फ्रॉम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो भी इसी डिसीज का नाम है, जो कि मोस्ट कॉमनली उसको एएस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि अब आपको जनरल आइडिया पता चल गया है कि डिसीज होती क्या है। एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जिसका ऑटोइम्यूनिक नेचर हो सकता है, और क्या क्या उसमें जनरल सिम्टम्स आते हैं, कैसे पेशेंट आपके प्रेजेंट करेगा। हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या देखा जाता है इस पर्टिकुलर कंडीशन की, एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे पेशेंट की बॉडी में, उसके लाइफस्टाइल में, और उस जो ऐसे कौन से सिम्टम है जो उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट की हिस्ट्री में हमें लेने में पता चलेगा कि पेशेंट को रेस्ट पेन है। रेस्ट पेन मतलब जब पेशेंट सुबह सो के उठता है तब पेन हो रहा है, या फिर रात को सोते टाइम जब पेशेंट को नींद खुलती है उसे लगेगा कि जब वो लेटा हुआ है बेसिकली रेस्ट स्टेट में है उस टाइम पेन ज्यादा है एज कम्पेयर टू मूविंग, क्योंकि जब मूवमेंट करते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड का साइनोवियल जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट होता रहता है नॉर्मल, लेकिन जब मूवमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ती है, वो साइनोवियम को और ज्यादा पुल आउट करती है तो और पेन एग्रेवेट करता है, क्योंकि जेलिंग फिनोमेना जो होता है हमारे साइनोवियल फ्लूइड का वो इस पूरे फिनोमेना में एक रोल प्ले करता है रेस्ट पेन के, जिसको हम बोलते हैं। साथ में पेशेंट को स्टिफनेस फील होगी, एक पर्टिकुलर मूवमेंट लाइक फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करने में उसको स्टिफ जकड़न जिसको हिंदी में बोला जाता है वो उसको फील होगा, जकड़न, एंड जिसको स्टिफनेस भी कहते हैं, या फिर रिड्यूस्ड range of motion at a particular joint. And my dear viewers, we know SI joint is the prime and फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉइंट जो कि अफेक्ट होता है इस कंडीशन से, जिसका दूसरा नाम है एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक्सियल जॉइंट को अफेक्ट कर रही है, मतलब हमारे स्टर्नम के जो जॉइंट है वो अफेक्ट होंगे, हमारे जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, हमारा सर्वाइकल स्पाइन अफेक्ट होगी, हमारा लंबर स्पाइन अफेक्ट होगी, एसआई जॉइंट अफेक्ट होगा, असेंडिंग ऑर्डर और अफेक्ट होता है बेसिकली, हमारे फेसिक जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्ट होंगे, कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट होंगे। सो बेसिकली और आपका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट अफेक्ट हो सकता है, जो भी एक्सियल लाइन में है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है ये अफेक्ट हो सकता है। तो मतलब बेसिकली एक्सियल जॉइंट्स होते हैं they are more prone to be affected by this particular condition। तो आई होप अब तक आपको ये सब क्लियर होगा कि इस डिसीज में पर्टिकुलरली होता क्या है। दूसरा,
अब एक चीज में पता चल गई कि पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है, साथ में क्या अलग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अगर पेशेंट थोड़ा सा एडवांस कर चुका है स्टेज में इस डिसीज की, उसको पेशेंट को एंथेसोपैथीज भी हो सकती है। एंथेसोपैथीज मतलब एंथेसाइटिस या फिर एंथेसोपैथी एक ऐसा टर्म यूज किया जाता है, ये वो साइट्स होती है जहां पे एक लिगामेंट बोन से अटैच होता है, उस जगह पे कभी कभी बोन मैरो एडिमा होने की वजह से और इस डिसीज में जो ऑटोइम्यूनिक फिनोमेना है जो कोलेजन को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी वजह से जहां पर लिगामेंट बोन में अटैच होता है वहां पे कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहां पे कैल्सिफिकेशन होता है और वो साइड बहुत पेनफुल हो जाती है, इसलिए एंथोसेपोथिस बोला गया है। दूसरा चेस्ट पेन, क्योंकि हमारा जो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं अगर वो भी इन्फ्लेम्ड होके फ्यूज हो जाते हैं तो हमारी जो चेस्ट वॉल की मूवमेंट है विद एक्सपेंशन एंड योर विद इंस्पिरेशन एक्सपेंशन के साथ जो आपकी चेस्ट वॉल की मूवमेंट होती है वो भी डिक्लाइन हो जाती है। उस मूवमेंट डिक्लाइन होने की वजह से एक आरएलडी रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज टाइप की कंडीशन क्रिएट हो सकती है पेशेंट को, चेस्ट पेन। इसकी वजह से जब नॉर्मल पेशेंट का जो हमारी लंग की मैकेनिक्स है लाइक एक्सपेंशन, कंप्लायंस एंड रिकॉइल, अगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती है तो पेशेंट को कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे पेन हो सकता है। मोर ओवर पेशेंट को ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पेशेंट के लंग्स तो ओके वर्क कर रहे हैं लेकिन जब हमारी एनाटॉमिकल फ्यूजिंग होने की वजह से हमारा जो थोरैसिक केज है वो प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, तो द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिक्वायर्ड टू बेसिकली जो हमारी टाइडल वॉल्यूम जितनी हमें चाहिए अगर वो हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारा एक रेस्ट्रिक्शन हो रहा है हमारे बोनी फ्यूजन की वजह से, जो हमारे कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं उनकी फ्यूजन की वजह से, तो पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरा, जब पेशेंट आपके पास सबसे पहले प्रेजेंट करेगा विद लो बैक पेन, 20 to 40 years of age, मेल पेशेंट particularly with stiffness also, एंड तो आप सबसे पहला जो टेस्ट ट्रैक देखेंगे वो होगा आपका लंबोसैक्रल स्पाइन का ओब्लिक एपी एंड लेटरल एक्सरे, बेसिकली रेडियोग्राफ जिसको बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसआई जॉइंट जो होता है वो प्राइम जॉइंट अफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में, और सैक्रोइलाइटिस इज द प्राइमरी फीचर ऑफ दिस डिसीज, जिसमें कि जब आप रेडियोग्राफ देखेंगे आपको उसमें हेजीनेस देखने को मिलेगी। हेजीनेस मतलब रेडियोलुसेंसी थोड़ी बहुत, मे बी आपको थोड़ा सा जॉइंट स्पेस एक्सपेंड या फिर रिड्यूस हुआ दिख सकता है। एक्सपेंड इस केस में होता है जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो तो जॉइंट के स्पेसेस थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर जाते हैं। आपको रेडियोलुसेंसी जो होती है जॉइंट, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफिक चेंजेस को भी, तो वो देखने को मिलेगा। और जब आप पेशेंट की पीएसआईएसपी जो आपके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं जिसको डिंपल ऑफ वेनस भी कहा जाता है, जब उस पर आप प्रेस करके देखेंगे या फिर एएसआईएस पे, तो आपको पेशेंट रिपोर्ट करेगा टेंडरनेस। टेंडरनेस मतलब पेन ऑन प्रेसिंग, जब पेशेंट को आप टच करेंगे, टच करने में जो पेन होता है उसको टेंडरनेस बोला जाता है। एंड अगर पेशेंट एक एडवांस लेवल पे आ चुका है तो पेशेंट को, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ये जो पर्टिकुलर पोस्चर बन चुका है, दिस इज अ नॉर्मल पोस्चर and this is posture in an patient with advanced level of AS ankylosing spondylitis। इसको बोला जाता है क्वेश्चन मार्क पोस्चर, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क जो आपका साइन होता है ये उसकी तरह बन चुका है, ये ऐसे, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है क्वेश्चन मार्क पोस्चर। क्योंकि क्वेश्चन मार्क का आपका सिंबल कैसा होता है, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क सिंबल, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क साइन बोला जाता है। इसको आप चेक करने के लिए यहाँ पे आप निकाल सकते हैं दिस, ये इसके एंगल को बोला जाता है BVA, ब्रो टू वर्टिब्रल एंगल। ब्रो मतलब यूज किया गया आईब्रोज के लिए, आईब्रोज से एक एंगल मार्क किया जाता है, ये डायरेक्ट ब्रो टू चिन। जैसे कि आप यहाँ से नीचे आएंगे, चिन ब्रो एंगल इसलिए बोला गया क्योंकि चिन से लेके ब्रो तक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो कि आप ये वाली देख पा रहे हैं जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस लाइन चिन टू ब्रो, एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है और एक स्ट्रेट लाइन आपकी सेंटर ऑफ बॉडी से आपके लेटरल व्यू से ली जा रही है। इनके बीच का जो एंगल होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करते हैं, ये पैरेलल होनी चाहिए लाइक इन दिस केस, मतलब इनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर इनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बन जाता है, मतलब कि आपका जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है यहाँ पे काइफोसिस बन चुका है, आपका जो बेसिकली लंबर स्पाइन है वहां पे जो नॉर्मल लॉर्डोसिस होना, जो नॉर्मल कर्व था वो फ्लैट हो चुका है, आपका जो हिप है वहां पे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बन चुकी है, मतलब फ्लेक्स्ड हो चुके हैं, नी पे भी आपको फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बन चुकी है। तो दीज आर द बेसिकली पोस्चरल चेंजेस सीन इन अ पेशेंट with advanced ankylosing spondylitis, and this is also known as, it is also known as question mark posture, in which
योर चिन ब्रो एंगल इज बेसिकली एनहांस। चिन ब्रो इसलिए बोला जाता है, चिन और आईब्रोज की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, ये कंडीशन ऐसी है सिर्फ जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिक नेचर है तो ये अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि हमारा जोन्स क्राइटेरिया हमने पढ़ते थे रूमेटिक फीवर की, वैसे ही ये डिसीज भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इसमें भी क्रॉस रिएक्टिविटी का फिनोमेना देखने को मिल सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम बोन्स और जॉइंट्स जो अफेक्ट होता है इज योर आईज, जिसमें कि आईआईटिस और यूवाइटिस देखने को मिल सकता है इन मोर देन 25% पेशेंट्स। दूसरा, हार्ट को बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकती है डिसीज, जिसमें कि पेरिकार्डाइटिस, ऑर्टिक इनसफिशिएंसी, कार्डियोमेगली ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और आपका जो रिब केज की मूवमेंट है, जो आपके बेसिकली कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, उनकी मूवमेंट डिक्लाइन होने की वजह से ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है ये RLD मतलब आपका रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकती है। दूसरा, इसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और एक कंडीशन और है जिसको बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज, जो कि इस डिसीज के साथ साइमल्टेनियसली भी पेशेंट को चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन के साथ साथ जो कि हिस्ट्री हुई, दूसरा लैब इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कराएंगे। ESR जो होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो हमें इंक्रीज मिलेगा क्योंकि दैट इज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड वी नो दिस डिसीज इज पर्टिकुलरली ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। दूसरा, CRP जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी एनहेंस्ड होगा। HLA-P27 इन 95% केसेस पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, और कुछ पेशेंट में हीमोग्लोबिन काउंट डिक्लाइन देखने को मिलता है। अनीमिया इज आल्सो ए क्लासिकल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फिजिकल टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं एग्रीवेट करने के लिए उन सिम्टम्स को, क्योंकि हमें अब एक चीज क्लियर हो गई है कि जो आपका SI जॉइंट है इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉइंट जो कि अफेक्ट होता है इस पर्टिकुलर कंडीशन से। तो हम स्पेशल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनको हम परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं जो हमारी हाइपोथेसिस है क्या वो ट्रू है या नहीं। हाइपोथेसिस मतलब आपने जो एक आइडिया लिया है कि आपको पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से लग रहा है कि शायद उसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अगर उसको AS है तो ऐसा ही जॉइंट अफेक्ट हुआ होगा, तो हम ऐसे कुछ टेस्ट करके देखेंगे जो कि पर्टिकुलरली सैक्रोइलियक जॉइंट को स्ट्रेन देंगे। जब वो टेस्ट सैक्रोइलियक जॉइंट को स्ट्रेन देंगे तो वो पेन क्रिएट करेगा, मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव का मतलब पेन हुआ, पेन होने के मतलब वो जॉइंट अफेक्टेड है। वो जॉइंट अफेक्टेड है मतलब कि हमारी हाइपोथेसिस जो हमने सोचा है, जो हमने एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया है, दैट इज ट्रू। तो सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं गैंसेलिन टेस्ट। इसमें कैसे किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पेशेंट की यहाँ पे पोजीशन, ये फर्स्ट वाले फिगर में जो आपका ये एक लेग रहता है बेड से आउट ऑफ द काउच एक्सटेंडेड, एक लेग होती है फ्लेक्स्ड। ये जो एक्सटेंडेड लेग है ये बेसिकली टेस्टेड लेग है। अगर क्योंकि जब सैक्रोइलियक जॉइंट को एक फ्लेक्शन कर लिया एक एक्सटेंशन, तो हम एक रोटेशनल स्ट्रेस दे रहे हैं। जब ऐसे जॉइंट को रोटेशनल स्ट्रेस देंगे और वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है तो वो पेशेंट को एग्रीवेट करेगा पेन। अगर इस स्ट्रेस से पेशेंट को पेन एग्रीवेट कर रहा है कि मतलब ये टेस्ट हो गया हमारा पॉजिटिव। दूसरा हम करके देख सकते हैं पंप हैंडल टेस्ट। पंप हैंडल टेस्ट जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमें पेशेंट की जो है नी जॉइंट और हिप जॉइंट को कंप्लीटली फ्लेक्स करके अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके आना है। और जब इस मैन्यूवर को परफॉर्म करेंगे तब भी अगर पेशेंट को इस रोटेशनल मैन्यूवर से पेन क्रिएट होता है तो मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सैक्रोइलियाइटिस या फिर प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर सैक्रोइलियक जॉइंट। Moreover, these are some more tests like distraction test. इसमें आपने क्या करना है कि आप पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा होगा, दोनों AS जो आपके एंटीरियर ASIS है, आपने उस पे ये वाला रीजन जो है अपने पाम का वो प्लेस करना है और दोनों साइड से आपने उसको प्रेस करना है obliquely in lateral position। एंड जब आप प्रेस करेंगे तो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा जो आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है उसके ऊपर, और उस डिस्ट्रैक्शन से भी पेशेंट को पेन एग्रीवेट कर सकता है या फिर पेन डिक्रीज हो सकता है, तो वो भी आपने रिपोर्ट करना है। दूसरा, आप थाई थ्रस्ट टेस्ट करके देख सकते हैं। उसमें आपको पेशेंट के हिप को जैसे देख पा रहे हैं 90 डिग्रीज पे फ्लेक्स कर लेना है पूरा, और एक वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में देनी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो जो आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है वो नीचे पुश होगा, उसकी वजह से थ्रस्ट जो क्रिएट होगा, अगर वो पेन क्रिएट कर रहा है मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव।
मोर ओवर आप कंप्रेशन टेस्ट भी परफॉर्म करके देख सकते हैं कंप्रेशन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है सैक्रोइलियक जॉइंट दोनों एक साइड पे हैं। तो अगर आप पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में लिटा के ऊपर से आप जब वर्टिकल फोर्स देंगे लाइक इन दिस फिगर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो पेशेंट का जो जॉइंट है आपस में कंप्रेस होंगे। एंड इफ दिस कंडीशन इज आल्सो एग्रेवेटिंग द पेशेंट्स कंडीशन सिम्टम्स ऑफ पेन, तो मतलब कि उसका सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व है। दूसरा आप करके देख सकते हैं पैट्रिक टेस्ट, या फिर जिसको फेबर टेस्ट बोला जाता है, जिसमें कि आपने फ्लेक्शन, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, इसके नाम से पता चल रहा है फेबर, एफ फॉर फ्लेक्शन, ए बी फॉर एबडक्शन, ई आर फॉर एक्सटर्नल रोटेशन करके देखेंगे। और लास्ट में आता है आपका कैंसलिंग टेस्ट। सो दीज आर टेस्ट आर फॉर योर एसआई जॉइंट। अब हम बात करते हैं, हमने एक चीज और पढ़ी कि लंबोसैक्रल जॉइंट, एसआई जॉइंट इज प्राइमरी अफेक्टेड, लेकिन धीरे धीरे ये डिसीज अपवर्ड ट्रेवल करती है और आपका जो स्पाइन का फ्लेक्शन होता है, बेसिकली लंबर स्पाइन का फ्लेक्शन होता है, स्टिफनेस की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है। उसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं मॉडिफाइड शॉबर टेस्ट। उसको परफॉर्म करने के लिए क्या करना होता है कि जो आपका डिंपल ऑफ वेनस होते हैं आपके बैक पे, पीएसआईएस जो होते हैं, उसके लेवल को आपको सबसे पहले एक पेन से मार्क करना होता है, दैट इज बेसिकली एट द लेवल ऑफ योर L5 स्पाइनस प्रोसेस, L5 के स्पाइनस प्रोसेस पे होते हैं। उसके बाद आपने 10 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करना है और 5 सेंटीमीटर उस लाइन से नीचे मार्क करना है। फिर आपने पेशेंट को बोलना है आगे बेंड होने के लिए मैक्सिमली जितना वो जा सकता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है इनके बीच का नॉर्मल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर जो आपने मार्क किया है, जब पेशेंट बेंड होगा फॉरवर्ड, तो वो टोटल डिस्टेंस अब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर वो 20 सेंटीमीटर को क्रॉस नहीं करता है, मतलब कि अगर 5 सेंटीमीटर का चेंज नहीं आया है, तो मतलब पेशेंट का जो स्पाइनल फ्लेक्शन है वो रिड्यूस्ड है, और इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस्ड है। मतलब नॉर्मल जो तब बोला जाएगा जब पेशेंट फ्लेक्शन करेगा, और वो जो 15 सेंटीमीटर हमने एक डिस्टेंस ये वाला मार्क किया था, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस मार्क किया था, जब पेशेंट फॉरवर्ड फ्लेक्शन करेगा वो पॉइंट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस था वो 20 सेंटीमीटर को क्रॉस करना चाहिए। जैसे कि मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज कीजिए ये आपके दोनों, ये एक पीएसआईएस है, दूसरा पीएसआईएस, आपने एक लेवल यहाँ पे मार्क किया, 5 सेंटीमीटर यहाँ आपने नीचे एक पॉइंट मार्क किया, एक 10 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया, 2। अभी टोटल डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब पेशेंट आगे बेंड करेगा ये पॉइंट एक दूसरे से दूर जाएंगे, आप उसको फिर मेजर करेंगे, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है फॉरवर्ड फ्लेक्शन के टाइम पे वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। अगर वो 20 से कम है, मतलब कि पेशेंट का जो स्पाइनल फ्लेक्शन है वो रिड्यूस्ड है। तो हम आगे बात करते हैं कि अब सर्वाइकल और थोरेसिक जॉइंट के लिए, जो आपका थोरैक्स है बेसिकली, उस जो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है, जो आपके स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है, वो बेसिकली उनके अंदर अगर ये डिसीज अफेक्ट करती है तो कौन से टेस्ट हम करके देखेंगे। ये सब टेस्ट है आपके लोअर रीजन के लिए, फॉर योर लंबोसैक्रल रीजन। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट योर सर्वाइकल एंड थोरैसिक रीजन। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं थोरेसिक रीजन के बारे में। थोरेक्स का आपको पता है कि जो हमारे कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट होते हैं वो हमारे ट्रांसफर प्रोसेस से जाके पीछे जो है आपकी जो रिब्स है वो पीछे जाके जॉइंट बनाती है, इसको हम कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स बोलते हैं। और एक्सपेंशन के टाइम पे इनका जो है मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर ये जॉइंट इस डिसीज की वजह से फ्यूज हो जाएंगे तो आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन है नॉर्मल, वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपका नॉर्मल चेस्ट जो एक्सपेंशन है जिसको हम मेजर करते हैं आपका जो फोर्थ रिब का स्पेस है, उसकी इंटर रिब जो स्पेस है उसके पीछे मेजर किया जाता है एट द निप्पल लेवल। तो उस लेवल पे अगर जब मेजर कर रहे हो आप कंप्लीट चेस्ट एक्सपेंशन, अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम है, तो मतलब पेशेंट का जो मोबिलिटी है थोरैक्स की इज वेरी वेरी रिड्यूस, तो पेशेंट मतलब एडवांस स्टेज ऑफ डिसीज पे आ चुका है। ये तो हो गया आपका थोरैक्स के लिए। दूसरा आप कर सकते हैं फ्लीकी टेस्ट। फ्लीकी टेस्ट में आपने क्या करना होता है, पेशेंट को नॉर्मली बिल्कुल दीवार के साथ, एक वॉल के साथ आपने खड़े कर देना है, उसकी हील्स वॉल को टच करेगी, बैक उसकी वॉल को टच करेगी। और नॉर्मली क्या होता है, जब आप ऐसे खड़े होंगे बिना आपने स्पाइन को एक्सटेंड किए, आपका जो हेड है वो वॉल को टच करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पेशेंट के अंदर, जो कि हमने डिस्कस किया था पिछली से पिछली स्लाइड में, क्वेश्चन मार्क पोस्चर की वजह से जो अपर रीजन है ये चला जाता है पेशेंट का इन आपका काइफोसिस लाइक दिस। अब काइफोसिस में जाने की वजह से पेशेंट का जो हेड है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि ये टच ही नहीं कर पा रहा बॉल को।
जब ये वॉल को टच नहीं कर पा रहा, नॉर्मली इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है तो मतलब यहाँ डिफॉर्मिटी बन चुकी है। दिस इज नोन एज फ्रीकी टेस्ट। अगला आप टेस्ट कर सकते हैं जो ट्रैगस इसको बोला जाता है, जो ईयर के आगे रीजन होता है, इसका डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं वॉल से। जब पेशेंट को ऐसे ही सेम पोजीशन में खड़े करके बिल्कुल वॉल के साथ खड़े होना है, इस डिस्टेंस को वॉल से मेजर किया जाएगा। नॉर्मली ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर ये 15 सेंटीमीटर से डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब पेशेंट जो है सीवियर काइफोसिस या फिर क्वेश्चन मार्क पोस्चर से जो है अफेक्ट हो रहा है। काइफोसिस मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग, मतलब कॉन्वेक्सिटी एट योर बैक, ठीक है। तो excessive convexity at your thoracic and your cervical joints particularly। so ऐसी कंडीशन में ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और फ्लीकी टेस्ट जो कि सेकंड वाला है, इसको फ्लीकी टेस्ट बोला जाता है, ये आपको पॉजिटिव तब देखने को मिलेगा जब ये वॉल पे अपना ओसी को टच नहीं कर पाएगा। तो दीज आर टेस्ट फॉर योर सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन। एंड जो भी पहले हमने टेस्ट डिस्कस किए थे, दीज फिजिकल टेस्ट आर फॉर योर लंबोसेकल स्पाइन। सो हम बात करते हैं, अब हमने हिस्ट्री ले ली पेशेंट की, स्पेशल टेस्ट करा लिए, अब उसके बाद हम आते हैं रेडियोग्राफ पे कि उसके जो स्पाइन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने एक चीज डिस्कस करी कि जो आपका लंबोसेक्रल रीजन है, मतलब जो एसआई जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट है, वो इज द प्राइम जॉइंट जो कि सबसे पहले अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का एक एपी, लेटरल और ओब्लिक व्यू से हम एक्सरे कराएंगे, रेडियोग्राफ कराएंगे पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद हम उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर इन पेशेंट्स विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो हम इसको ग्रेड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपके नॉर्मल, जिसको रेड कलर से मैं रिपीट कर पा रहा हूं, ये है आपका सैक्रोइलियक जॉइंट, दिस वन एंड दिस वन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रेड 3 का इसके अंदर जो है सैक्रोइलाइटिस हो चुका है, मतलब सैक्रो इसमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है। ग्रेड 0 का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब जॉइंट लाइन बिल्कुल नॉर्मल है, उनके बीच में नॉर्मल स्पेस है, उनके बीच में कोई स्क्लेरोसिस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर हेजिनेस आनी स्टार्ट होगी, जो जॉइंट लाइन है वो डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर से मार्क किया गया है। तो धीरे धीरे जॉइंट की जो नॉर्मल लाइन दिखनी चाहिए, जैसे जॉइंट होता है, जैसे कि आप ये हिप जॉइंट देख रहे हैं, इनके बीच में हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जॉइंट नाम की कोई चीज दिख रही नहीं, बिल्कुल हेजीनेस हो चुका है। मतलब यहाँ पे जॉइंट फ्यूज होना स्टार्ट हो गया है। जो जॉइंट किस चीज से बनता है, दो बोन जब आर्टिकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है जॉइंट। लेकिन अगर दो जो बोन्स हैं उनको आपस में अगर जोड़ दें, उसको बोला जाता है एंकाइलोज होना। सो माय डियर फ्रेंड, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से लिगामेंट थिक होने स्टार्ट हुए, बोन स्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हुआ। बोन स्क्लेरोसिस हुआ तो वहां पे जो बोन के बीच में कार्टिलेज था वो इरोड हो गया, और वो इरोड होने की वजह से बोन एक दूसरे के पास आके एक दूसरे से फिक्स हो गई। जैसे एक फ्रैक्चर के बाद बोन जुड़ती है, ऐसे यहाँ पे स्क्लेरोसिस होने की वजह से बोन एक दूसरे से फिक्स हुई, उसको एंकाइलोसिस बोला जाता है। और ये वाला जो रेडियोग्राफ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी कंप्लीटली चेंजेस आ चुके हैं। जॉइंट का स्पेस बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है। इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा भी जॉइंट लाइन यहाँ ऊपर इस जगह पे और नीचे इस जगह पे दिखाई दे रही है जॉइंट लाइन। बाकी सेंटर वाला जो रीजन है जॉइंट का, दिस वन, वो कंप्लीटली फ्यूज हो चुका है, उनकी जॉइंट लाइन एब्सेंट हो चुकी है, मतलब कि जॉइंट इज फ्यूज्ड, एंकाइलोसिस होने की स्टेज पे आ चुका है। और साथ में हल्का सा ही बस माइनर गैप रह गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस जॉइंट की जो मोबिलिटी हो इज कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि ये जॉइंट एंकाइलोज हो गया। एंकाइलोजन का मतलब है कि कंप्लीटली फ्यूज हो गया। अब बात करते हैं इस वाले रेडियोग्राफी की, इसमें क्या रिपीट हो रहा है। ये जो आपको व्हाइट वाली लाइन देखने को मिल रही है, दिस इज योर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट एंड इंटरस्पाइनस लिगामेंट आर दोज लिगामेंट जो कि आपके स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर से जा रहे होते हैं, और दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच में एक लिगामेंट जो होता है उसको बोलते हैं इंट्रास्पाइनस लिगामेंट। ये ऐसी कंडीशन है जो कि कोलेजन को अफेक्ट करती है, और हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, हमारे लिगामेंट्स को उसको अफेक्ट करती है। इन्फ्लेमेशन की होने की वजह से एंथोसोपैथी कॉज करती है। एंथोसोपैथी होने की वजह से ये डिसीज, सिंपल अगर शब्द में बोला जाए तो ये डिसीज कैल्सिफिकेशन कॉज करती है हमारे लिगामेंट्स का। और ये कैल्सिफिकेशन होने की वजह से हमें पता है कि रेडियोग्राफ पे कोई भी चीज जो एक्सरेज है जब वो पास होती है बॉडी से, तो जो रेडियो डेंस मटेरियल होता है, रेडियो डेंस लाइक योर बोन, रेडियो डेंस मटेरियल जो भी होगा वो व्हाइटिश अपीयरेंस देगा, ठीक है। रेडियो डेंस इसलिए क्यों बोला जाता है, जो व्हाइटिश अपीयरेंस देता है। और रेडियोल्यूसेंस आर दो स्ट्रक्चर जो कि ब्लैकिश अपीयरेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर से एक्सरे नॉर्मली पास हो जाती है। अब क्योंकि ये आपके लिगामेंट जो था पहले वो रेडियोल्यूसेंट था, वो नॉर्मल नहीं दिख रहा था, जैसे कि यहाँ पे आपको ये स्पाइन प्रोसेस दिख रहे हैं लेकिन व्हाइट लाइन कोई नहीं है,
लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल व्हाइट लाइन एपरेंट फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लिगामेंट्स है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट वो हो चुके हैं कैल्सीफाई, वो बन चुके हैं बोन, उनके अंदर हो गया है कैल्शियम कंटेंट का बहुत ज्यादा हाई लेवल, इसलिए बोला जाता है इसको यहाँ पे कैल्सिफिकेशन ऑफ योर आपका इंट्रास्पाइनस एंड सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने एक कॉमन टर्म तो सुना होगा जब भी आपने डिसीज के बारे में पढ़ा होगा, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, बैम्बू लाइक अपीयरेंस ऑफ स्पाइन। मतलब स्पाइन हमारी स्पाइन के लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो कि वर्टिब्रल बॉडीज से आगे होते हैं, पोस्टीरियर वर्टिब्रल लिगामेंट्स होते हैं, इंट्रास्पाइनस लिगामेंट होते हैं और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट होते हैं। जब ये चारों तरफ के लिगामेंट और बोन कैल्सीफाई होके स्क्लेरोस हो जाएगी, स्क्लेरोसिस होने का मतलब वहां पे कैल्सिफिकेशन और बोन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो हमारी नॉर्मल मोबिलिटी थी स्पाइन की, फ्लेक्शन एक्सटेंशन साइड बाय साइड मूवमेंट, वो हो जाएगी खत्म। तो बस एक बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर रह जाएगा जो कि फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड होगा, जिसमें कि हिप में फ्लेक्शन होगा, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी पर्टिकुलरली, और नी में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी क्वेश्चन मार्क पोस्चर बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं बैम्बू लाइक स्पाइन। अब ये सब होने से पहले एक स्ट्रक्चर, ये आपको एग्जाम में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेल रोल ट्रैक साइन, व्हाट इज डैगर साइन एंड व्हाट इज ट्रॉली ट्रैक साइन। ये तीनों साइन हमें इस कंडीशन की एडवांस स्टेज में देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो रेल ट्रैक जो होता है, रेल ट्रैक आपको पता क्या होता है, जो पटरी होती है वो दोनों साइड एक ऐसी स्ट्रैप लगाई जाती है जिनके ऊपर ट्रेन चलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो रेल ट्रैक वाला जो एक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे एक व्हाइट लाइन जा रही है पूरी, ये एक व्हाइट लाइन ये जा रही है, मतलब एक रेडियोडेंस ये लाइन जा रही है, एक रेडियोडेंस ये लाइन जा रही है, एक रेलवे ट्रैक जैसा अपीयरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, या फिर रेल रोड जैसा अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो व्हाइट लाइन क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके हैं फेसेट जॉइंट, फेसेट जॉइंट का जो साइनोवियम है वो हो गया थिक, वो हो गया कैल्सिफाई, उसकी कैल्सिफिकेशन की वजह से, और जो आपका फेसेट जॉइंट है उसके फ्यूजन की वजह से, एंकाइलोसिस होने की वजह से वहां पे रेडियो डेंसिटी देखने को मिल रही है। नॉर्मली आपका जो साइनोवियम होती है, इट्स ए रेडियोल्यूसेंट स्ट्रक्चर, रेडियोल्यूसेंट मतलब एक्सरे पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन क्योंकि उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया है ड्यू टू फाइब्रोसिस, एंड फाइब्रोसिस क्यों हुआ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ था। इन्फ्लेमेशन का जो बेसिकली आउटकम होता है वो फाइब्रोसिस होता है, अगर वो क्रोनिक बन जाए तो इस वजह से, क्रोनिसिटी की वजह से ये अपीयरेंस देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रेल रोड ट्रैक साइन। अगला आता है डैगर साइन। डैगर साइन तब बोला जाता है जो आपका हर जो आपका स्पाइनस प्रोसेस होते हैं वर्टिब्रल्स के बीच में, उनके बीच में लिगामेंट होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट, और जो हर स्पाइनस लिगामेंट के ऊपर से जो लिगामेंट जा रहा होता है उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। उनकी थिकनिंग, उनके कैल्सिफिकेशन, उनकी फाइब्रोसिस होने की वजह से एक सेंट्रल लाइन बन जाती है सीधी, जैसे ये सीधी लाइन जा रही है, इसको रेड और उससे डिनोट किया गया, इसको बोलते हैं डैगर साइन। और जिस पेशेंट में ये दोनों साइन देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों चीज कैल्सिफाई हो चुकी है, आपके फेसेट जॉइंट भी और आपका जो है सेंट्रल सुप्रास्पाइनस लिगामेंट भी अगर कैल्सिफाई हो चुके हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रॉली ट्रैक साइन। सो आई होप अब तक आपको ये चीजें क्लियर होंगी, क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कैसे कैसे स्क्लेरोसिस होता है, कैसे कैसे आपको जो एसआई जॉइंट की वाइडनिंग और जो है स्पेस कम हो सकता है, या फिर डिक्रीज या फिर एनहांस हो सकता है स्पेस, डिपेंड करता है इन्फ्लेमेशन के लेवल पे, और आपको कैसे स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है इन योर जॉइंट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैम्बू स्पाइन, वो भी आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इस पर्टिकुलर कंडीशन का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बर्नआउट डिसीज है, मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके बोन फ्यूज हो जाएगी, लेकिन अब तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इस कंडीशन का नहीं है, लेकिन ऐसी मेडिसिन बायोलॉजिकल बनाए गए हैं जो कि इस डिसीज के प्रोग्रेशन को डिक्लाइन कर सकते हैं, इस डिसीज के जो प्रोग्रेशन उसको डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि डिसीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स लाइक मेथोट्रेक्सेन, सल्फोसामाइन, मेथोट्रेक्सेट, इनको यूज किया जा सकता है, या फिर गोल्ड सॉल्ट्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन की जो प्रोग्रेशन है उसको डिले कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं लाइक एनएसआइड्स, तो उनका भी यूज किया जा सकता है फॉर रिड्यूसिंग पेन। उसके अलावा डाइटरी चेंजेस करके, वेट कंट्रोल करके, और अभी रिसेंटली 2021 में यूएस एफडीए ने एक मेडिसिन, इसका नाम है टोफासिटिनेब, उसको जो है वो एक जैकस काइनेज नाम का इनहिबिटर बनाया गया है, जो कि एएस पेशेंट को दिया है, और वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देखा गया है। और बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो जो इन्फ्लेमेशन का लेवल है उसको बहुत एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पे डिक्रीज कर रहा है। सो
दिस इज द लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको आजकल यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर मेडिसिन को, इसका नाम है टोफासेनेब, जिसको आप याद कर सकते हैं, इसका भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, और कैसे कैसे फिजियोथेरेपी हेल्प करती है, और क्या फिजियोथेरेपी के गोल्स हैं अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि कैसे फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि इस डिसीज में होता क्या क्या है, पेन होता है, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, आपकी स्पाइन की मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ नहीं ले पाता है, पोस्चरल चेंजेस आने लगते हैं, मसल स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। हमें पता है वोल्फ्स लॉ जो है 1979 में आया था, उसमें बताया गया था कि अगर पेशेंट कि बोन्स को हम स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं देंगे तो अपनी डेंसिटी लूज करना स्टार्ट कर देंगी, इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन देना जरूरी है जिससे कि बोन की डेंसिटी मेंटेन रहे, क्योंकि पेशेंट पेन में रहता है तो ज्यादातर वो रेस्ट फेज में जाना स्टार्ट कर देता है और वो और ज्यादा पेन को एग्रेवेट करती है। तो हमारे जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के गोल्स होते हैं वो होते हैं कि पेन को कम करना, स्पाइन मोबिलिटी को बढ़ाना, चेस्ट मोबिलिटी को बढ़ाना जिससे कि पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ कर सके, और पोस्चर मेंटेनेंस के लिए एडवाइस देना। पोस्चर मेंटेनेंस के लिए क्या क्या एडवाइस आप दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एट द एंड पेशेंट आएगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन का मतलब अपर जो एरिया है स्पाइन का वो काइफोसिस में जाएगा, लंबर स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो जाएगी, आपका हिप पे फ्लेक्शन, नी पे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होगी, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि उसको चिन टक इन करने की चिन टक इन करके प्रैक्टिस करनी है, प्रोन लाइन में ज्यादा लेटना है। जब पेशेंट प्रोन लाइन में लाई करेगा तो उसका जो हिप फ्लेक्शन की जो ज्यादा टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो ज्यादा एक्सटेंशन में जाएगा। दूसरा, स्पाइन मोबिलिटी एक्सरसाइज कराई जाएंगी पेशेंट को, और पेशेंट को बोला जाएगा कि वो जो है पिलोज का यूज करे जिससे कि जो आपका नॉर्मल कर्वेचर है लोअर बैक का वो मेंटेन रहे। और उसके अलावा पेन को डिक्रीज करने के लिए हॉट जो हमारी हॉट मोडालिटीज होती हैं लाइक हॉट पैक, एसडब्ल्यूडी, जो हीटिंग मोडालिटीज हैं पर्टिकुलरली आर मोर बेनिफिशियल इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। और साथ में इंटरफेरेंशियल करंट का भी यूज किया जा सकता है एज ए पेन रिड्यूसिंग मोडालिटी। मोरओवर स्पाइन मोबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए कैट एंड कैमल एक्सरसाइज, पुश एक्सरसाइज एंड प्लैंक्स एंड सिटेड कर्ल्स, और जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं स्ट्रेचिंग्स, ये सब एक्सरसाइज भी परफॉर्म की जा सकती है। साथ में योगा एक्सरसाइज भी परफॉर्म की जा सकती है जिससे कि नॉर्मल स्पाइन की मोबिलिटी को जितना पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा, चेस्ट मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज लाइक बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस, थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस, वो सब पेशेंट को इंडिकेट की जाती हैं। रोटेशनल एक्सरसाइज इसलिए कराई जाती है जिससे कि पेशेंट की जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक रीजन है, इसकी मोबिलिटी मेंटेन रहे। दूसरा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट, क्योंकि हमें पता है एट द एंड ऑफ द डिसीज जो आपके कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं आकर इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। इसलिए ही क्योंकि आपकी लंग की कैपेसिटी रिड्यूस ना हो जाए तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है आपकी लंग की जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैपेसिटी है, जो उसका बेसिकली लेवल है टाइटल वॉल्यूम का, उसको एनहेंस करेगी। दूसरा, जो आपका एक्सेसिव यूज है एक्सेसरी मसल्स का, उसको डिक्रीज करेगी। सो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आर वेरी मच बेनिफिशियल इन दीज पेशेंट्स। And moreover, we have discussed about the ergonomic advices to prevent the question mark posture, one thing. Then we'll move forward towards the muscle strengthening and flexibility. General flexibility and strengthening exercise patient को हम indicate करेंगे जो भी patient perform करेगा within the pain and within the pain लिमिट्स जहां तक पेशेंट परफॉर्म कर सकता है, और साथ में जनरल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज ऑल द पेरिफेरल मसल्स भी पेशेंट को परफॉर्म करनी है। और जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स डिसीज के हो सकते हैं उसके बारे में हमें प्रिकॉशंस हमें पेशेंट को एक्नॉलेज करना है, उसके बारे में उसको बताना है, एजुकेट करना है कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है, उनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे लेना है। सो आई होप अब तक आपको ये डिसीज कंप्लीटली समझ आ चुकी होगी कि इस डिसीज की क्या क्या पैथोलॉजी होती है, क्या क्या साइंस होते हैं, और हमने डिटेल में डिस्कस किया इस डिसीज की कंडीशन के बारे में और इसके रेडियोग्राफ्स के बारे में कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसकी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि हम और आगे वीडियोस बनाए आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स अ लॉट।